वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं। आइटम 2016 से क्वेश्चन है। नेपच्यून लिमिटेड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नेपच्यून लिमिटेड विच इज़ इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड केमिकल्स। इसके बाद हमें 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, ए, बी एंड सी। और उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि डिस्कस गिविंग रीजंस how each of the above issues should be dealt with in the financial statement of NL for the years ended 30th June 2015 and 16 in accordance with the requirement of IFRS. Assume that NL financial statements are authorized for issue 3 months after the year end, यानी 30th September 2015 एंड 2016 जो है वो डेट ऑफ ऑथराइजेशन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वन बाय वन हर सिचुएशन को देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि इन जुलाई 2015 एनएल वाज सूड बाय अ कस्टमर हु क्लेम डैमेजेस ऑफ ₹2 million ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ 2000 डिफेक्टिव बैटरीज इन जनवरी 2015, यानी ईयर एंड जो 15 का ईयर एंड है जून में हो रहा है उससे पहले, लेकिन जो केस फाइल हुआ है वो जुलाई में हो रहा है। द लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम एंटिसिपेटेड दैट इट इज प्रोबेबल दैट द केस वुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कस्टमर, यानी हम केस हार जाएंगे और हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो एक ऑब्लिगेशन यहाँ पर रिकग्नाइज हो जानी चाहिए। इन मार्च 2016, अब ये एक साल से रिलेटेड सिचुएशन है और ये अब नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन है। An independent team submitted a report to the court showing that 80% of the batteries were not faulty and there were minor defects in the remaining batteries. As a result, the company's lawyers formed to the view that it was highly unlikely that the court would award compensation to the customer. On 5th July 2016, अब ईयर एंड के बाद, द कोर्ट डिसाइडेड द सूट एंड ऑर्डर्ड एनएल टू रिप्लेस ऑल 20% द फॉल्टी बैटरी सप्लाइड टू द कस्टमर। तो ये सेकेंड ईयर का सिनेरियो कवर होता है। अब दोनों सिचुएशन में जो इवेंट है वो एडजस्टिंग है, क्योंकि जुलाई में जब केस फाइल हुआ तो बैटरीज जनवरी में सप्लाई हो चुकी थी और 5 जुलाई को जब कोर्ट का डिसीजन आया तो केस ऑलरेडी जो है मार्च के अंदर उस स्टेटस पर चल रहा था जिसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि हमें 20% के डैमेजेस देने पड़े। सो आंसर में हम पहले 2015 के एंगल को कवर करते हैं। तो 2015 में क्योंकि प्रोबेबल है तो हम एक 2 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। अब रीजंस भी बतानी है। तो पहली बात तो ये कि एनएल की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, क्योंकि जो बैटरीज थी वो हम सप्लाई कर चुके थे। दूसरी बात यह है कि कस्टमर का क्लेम जो है वो हमारे लॉयर्स ने कंफर्म किया है कि प्रोबेबल है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन सेटल करनी पड़ेगी। और रिलायबल एस्टिमेट जो है वो भी अवेलेबल है कि 2 मिलियन के डैमेजेस क्लेम किए गए हैं। तो लॉयर की तरफ से ये था कि कस्टमर की फेवर में डिसीजन हो जाएगा, तो ये 2 मिलियन का आपको प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। अब सिचुएशन 2016 में जाकर चेंज हो गई, तो 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जुलाई में जो हमें ये बात पता चल रही है, नंबर वन तो ये कि ये एडजस्टिंग इवेंट है और जो हमने पहले प्रोविजन क्रिएट लास्ट ईयर की थी अब हम उसको रिवर्स कर देंगे। कंपनी को प्रोविजन को रिवर्स कर देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो 20% बैटरीज पर लगनी है, लेस द अमाउंट दैट वुड बी रिकवर्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉल्टी बैटरीज। तो उन बैटरीज को आने के बाद भी हम तो स्क्रैप में भी तो सेल कर सकते हैं, तो वो जो नेट अमाउंट होगी उतने की हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे होंगे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है कि आपने रिप्लेस करके देनी है बैटरीज। तो हमें अगर न्यू 20% देनी होंगी तो पुरानी हमारे पास आ भी रही होंगी। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास सिचुएशन का कि इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये 2015 का जो ईयर एंड हो रहा है जून में उसका स्टार्ट है। With effect from 1st November 2014, the supplier stopped the supply of raw material and demanded price increase of 30%. Due to stoppage of supply, NL was unable to meet its sales orders. NL filed a suit claiming damages of ₹40 million from the supplier on 15 June 2015. तो 2015 का जो ईयर एंड है उससे पहले ही हमने क्लेम फाइल कर दिया था, उससे पहले ही सिचुएशन और डिस्प्यूट राइज हो चुका था। ऑन 30 जून 2015 एनएल लॉयर एंटिसिपेटेड दैट एनएल वुड बी अवॉर्डेड डैमेजेस अप टू 60% ऑफ इट्स क्लेम, यानी ये जो 40 मिलियन है इसका 60% अमाउंट मिल जाएगा, ये लॉयर्स की एंटिसिपेशन है। ऑन 15 अगस्त 2016, अब 2016 के भी ईयर एंड के बाद
The court decided the case in favor of NL and awarded damages of rupees 30 million to the company. तो एक्चुअली हमें जो है वो 30 मिलियन के डैमेजेस मिल गए. अब पॉइंट ये है कि 2015 में जो सिचुएशन थी उसमें एंटिसिपेशन है, यानी प्रोबेबल तो है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वर्चुअली सर्टन नहीं है कि हमें पैसे मिलेंगे. तो ऑन दिस बेसिस हमें कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज करना चाहिए 2015 में. तो 2015 में एनएल शुड डिस्क्लोज द रिकवरेबल डैमेजेस एज कंटीजेंट एसेट, क्योंकि एक तो आईएफआरएस जो है वो कंटीजेंट एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकग्नाइज करना अलाउ नहीं करता. दूसरी बात ये कि इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है, और प्रोबेबल भी ना होता तो फिर तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते. और जब कंटीजेंट एसेट को हम डिस्क्लोज करेंगे तो साथ ही उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताएंगे, जो कि 24 मिलियन बनता है, 40 मिलियन का 60%. अब 2016 में आकर सिचुएशन हमारे लिए मजीद फेवरेबल हो गई है, जिसमें कोर्ट ने ईयर एंड के बाद डिसीजन दे दिया. अब जो कोर्ट का ईयर एंड के बाद डिसीजन है ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ईयर एंड पर जो ये केस है और ये सिचुएशन है ये एग्जिस्ट करती थी, और क्योंकि अब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि हमें 30 मिलियन मिल जाने, तो ये वर्चुअली सर्टन कंसीडर होगा ईयर एंड पर, और ये अब एक कंटीजेंट एसेट ट्रीट नहीं होगा बल्कि एक नॉर्मल प्रॉपर एसेट ट्रीट होगा, जो लाइक रिसीवेबल हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे. तो इट इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट नाउ, वर्चुअली सर्टन है, कंटीजेंट एसेट नहीं रहा, वो एक प्रॉपर एसेट और रिसीवेबल के तौर पे रिकग्नाइज होगा. थर्ड सिनेरियो है कि ऑन 30th अप्रैल 2015, यानी जो 2015 का ईयर एंड है उससे 3 months बिफोर, एनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द केमिकल डिवीजन विच वाज इनकरिंग हैवी लॉसेस. द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 December 2015. यानी 2015 में जब जून एंड हुआ तो तब तक डिसीजन को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, और तब हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी. NL commenced negotiation with Venus Limited in March 2016. The sale was finally executed on 31st July 2016. तो हमारी जो ऑब्लिगेशन बन रही है वो बन रही है 10 दिसंबर 2015 को, और जून जब 2015 था उस पर हमारी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जून 2016 में हमारी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी. कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2016 इन कनेक्शन विद द क्लोजर ऑफ द डिवीजन वर एज फॉलोज. तो कुछ कॉस्ट जो हैं वो ईयर एंड के बाद लगी हैं. तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर हम 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पर तो हमारी डिसीजन पब्लिक ही नहीं हुई थी, यानी डिसीजन अगर हमने कर भी ली थी 30 अप्रैल को तो ईयर एंड तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया था, और जब तक कम्युनिकेट नहीं किया था तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती. तो ना ही कोई डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अवेलेबल था, और ना ही उस डिसीजन को कम्युनिकेट किया गया था, तो किसी की वैलिड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट नहीं होंगी. तो इसलिए ना प्रोविजन रिकग्नाइज होगी ना डिस्क्लोजर देना होगा. लेकिन 2016 के ईयर एंड पर आते हैं, तो क्योंकि जब डिसीजन कम्युनिकेट कर दी गई थी और इवन ईयर एंड से पहले जो है निगोशिएशंस भी शुरू हो गई थी, डील ईयर एंड के बाद भी फाइनलाइज हुई है, तो हमारी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी रीस्ट्रक्चरिंग की, तो इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज होगी. लेकिन पॉइंट ये है कि प्रोविजन किस अमाउंट की रिकग्नाइज होगी, तो प्रोविजन रिडंडेंसी कॉस्ट की रिकग्नाइज होगी. स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो IAS 37 में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है कि इसको आप नहीं ले सकते, और ऑपरेटिंग लॉसेस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस भी स्टैंडर्ड के अंदर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो फ्यूचर के इवेंट से राइज होने, वो ईयर एंड पर वो लॉसेस एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप उनकी प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे. तो 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन शुड बी रिकग्नाइज्ड बिकॉज ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द कम्युनिकेशन, जो कि 10 दिसंबर को हो गया था. However, the provision should only be recognized to the extent of redundancy cost. IAS 37 prohibits the recognition of future operating losses and staff training cost. तो specifically prohibit किया हुआ है, इसलिए हम इन दो कॉस्ट को recognize नहीं करेंगे और सिर्फ redundancy को provision for restructuring के अंदर शामिल करेंगे.
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक पास्ट एग्ज़ाम कर रहे हैं ऑटम 2017 से। नाबा पावर लिमिटेड 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नाबा पावर लिमिटेड NPL इज़ प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। फॉलोइंग इशूज़ आर अंडर कंसिडरेशन। तो जो फिर इश्यूज़ हैं हमें बताए हुए, फर्स्ट इशू है, सेकंड इशू जिसके सब इशू 1, 2 एंड 3 भी हैं, फिर थर्ड इशू, और फिर रिक्वायरमेंट है कि डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन NPL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, क्वांटिफाई इफेक्ट्स वेयर प्रैक्टिकेबल। सो वन बाय वन इसमें से हर इशू को हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। जहाँ क्वांटिफिकेशन करनी होगी वो भी हम साथ के साथ बताते जाएंगे। तो पहला जो पार्ट है दैट इज के NPL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अगस्त 2016 to supply customized batteries to a new customer. As per the terms of agreement, NPL is required to deliver 50,000 batteries at the end of each month from December 2016 to September 2017. So यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा ईयर एंड है दैट इज़ 30 जून 2017, तो ये हमारे करंट ईयर से आगे तक जा रहा है, 3 मंथ्स आगे तक। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के 3 मंथ्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं। एट अ कंसिडरेशन ऑफ ₹15 मिलियन पर मंथ, पेनल्टी फॉर ईच लेट डिलीवरी और कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ₹5 मिलियन एंड ₹20 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यानी अगर लेट डिलीवरी करते हैं तो 5 मिलियन की पेनल्टी है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो 20 मिलियन की पेनल्टी है। ऑन 1 अगस्त 2016 जब आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, सेम डेट पे, NPL हैड एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी ₹10 मिलियन पर मंथ, और 15 मिलियन पर मंथ के हिसाब से सप्लाई करना था, तो एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड था। However, cost of production increased subsequently. बाद में कॉस्ट बढ़ गई। Despite the increase in the cost of production, NPL made timely deliveries till May 2017 at a total cost of 99 million. Which means कि आपने 6 डिलीवरीज जो हैं वो 99 मिलियन की कॉस्ट पर कर दी। हालांकि इन 6 डिलीवरीज पर जो आपकी कॉस्ट 99 मिलियन आ रही है, जो आपका रेवेन्यू है वो 90 है। तो 9 मिलियन का लॉस आपको हो चुका है। लेकिन वो लॉस जो हो चुका है वो ऑलरेडी आप रिकॉर्ड भी कर चुके होंगे, तो उसको अब ईयर एंड पर उसकी प्रोविजन वगैरह रिकॉर्ड करने की ज़रूरत एज सच नहीं है। ये 9 मिलियन का एक सेपरेट लॉस है जो रिकॉर्ड हो चुका है। सप्लाई फॉर जून 2017 वाज मेड ऑन 15 जुलाई 2017, यानी जून 2017 की जो डिलीवरी है वो टाइम पर नहीं हुई, तो इस पर ये 5 मिलियन वाली पेनल्टी लग जाएगी। At a total cost of ₹18 million, of which ₹14 million had been incurred till 30th June 2017. तो कॉस्ट जो है वो आपकी 14 मिलियन थी, बाद में कॉस्ट 18 मिलियन हो गई, और आपको जो पैसे मिले होंगे वो तो वही मिले होंगे 15 मिलियन जो आपका एग्रीड था। तो इस पे कॉस्ट और NRV का एक इशू हमें डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ₹55 मिलियन वुड नीड टू बी स्पेंड टू मेक द लास्ट 3 डिलीवरीज विद इन टाइम। तो लास्ट 3 डिलीवरीज पर जो आपको पैसे मिल रहे होंगे वो कितने मिल रहे होंगे, 15 इंटू 3 मंथ्स 45, जबकि आपकी कॉस्ट आ रही होगी 55 मिलियन। तो ये भी एक जो है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन राइज हो जाएगी, तो इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। सो अब वन बाय वन ज़रा इन इश्यूज़ को हम डिस्कस भी करते हैं और साथ के साथ क्वान्टिफाई भी करते हैं। तो पेनल्टी, राइट डाउन एंड ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का इशू ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो सप्लाई है फॉर जून 2017 वो 15 डेज़ के डिले से हुई है, और एज़ पर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसकी प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, और 5 मिलियन की पेनल्टी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये गिवन है। दूसरी बात यह है कि जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है इसी इन्वेंट्री पर, जो हमने जून में हमारे पास इन्वेंट्री थी लेकिन हमने डिलीवर जुलाई की 15th को की है, तो कॉस्ट इनकर्ड जो थी वो 14 मिलियन थी। दिस इज आर कॉस्ट इज हायर देन द NRV ऑफ इन्वेंट्री। NRV जो है वो 11 मिलियन है। 11 मिलियन कैसे? क्योंकि 15 मिलियन की सेलिंग प्राइस है और 4 मिलियन
फ्यूचर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है। फ्यूचर कॉस्ट कैसे पता चली हमें, क्योंकि यहाँ बताया हुआ है कि 14 की कॉस्ट लग चुकी थी और बाद में टोटल कॉस्ट 18 की लगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 18 और 14 का, ये 4 मिलियन की फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है। तो आपकी जो कॉस्ट है वो 14 मिलियन है और एनआरवी जो है वो 11 मिलियन है। तो जब राइट डाउन करेंगे एनआरवी पे तो 3 मिलियन का ये एक राइट डाउन टू एनआरवी का लॉस भी रिकॉर्ड होगा। तो ये इसकी क्वांटिफिकेशन हो गई। उसके बाद आ जाते हैं अगले 3 महीने की डिलीवरीज के मामले पे। तो उसमें आपका नज़र आ रहा है कि जी कॉस्ट बढ़ रही है जबकि जो रेवेन्यू होगा वो कम होगा, बेनिफिट्स कम होंगे। तो जब अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड हो जाती हैं बेनिफिट से तो दैट इज कॉल्ड ऑनलेस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन को अगर डिस्कस करते हैं, सिंस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 55 मिलियन विच वुड नीड टू बी स्पेंड इज मोर देन द टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज 45 मिलियन for last 3 deliveries the contract is considered as onerous and the provision should be made at rupees 10 million, that is the lower of cost of fulfilling it। जो आप उसको पूरा करते हैं तो 10 मिलियन 55 और 45 का डिफरेंस, और पेनल्टी अगर आपको जो देनी पड़ेगी वो फिर आप अगर नहीं पूरी करते तो 20 मिलियन की पेनल्टी है। तो 20 मिलियन और 10 मिलियन में से ऑब्वियसली 10 मिलियन लोअर है, तो 10 मिलियन की ही क्वांटिफिकेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। अब टोटल एक्सपेंस अगर हम इस तरीके से देखें जो हमारा बनना चाहिए तो वो बन जाता है 18.5 का बनेगा पेनल्टी से, 3 का राइट डाउन और 10 का जो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फ्यूचर 3 डिलीवरीज की वजह से अराइज हो रहा है। सेकेंड पार्ट, ऑन 15 मई 2017 यानी ईयर एंड से पहले an explosion occurred at one of NPL's factories. Several claims were filed by affected employees against NPL. The details are as under. तो इवेंट ईयर एंड से पहले हो चुका है, तो इवेंट इज ऑफ बेसिकली जो बाद में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी वो एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होगी, तो अकॉर्डिंगली हम इसको डील करेंगे। So 7 injured employees made claims before 30th June 2017 and further 3 injured employees lodged claim in July 2017. तो क्लेम चाहे ईयर एंड से पहले फाइल हुआ हो चाहे ईयर एंड के बाद फाइल हुआ हो, वो अब हमारा एडजस्टिंग इवेंट होगा। According to NPL's legal advisor, the probability that NPL would be determined to be negligent is 80%. तो प्रोबेबल है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे। इफ एनपीएल इज फाउंड नेग्लिजेंट, जो कि प्रोबेबल है, द एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच पे आउट विल बी ₹1 मिलियन। सो बेसिकली इसमें 7 एम्प्लॉइज इनको भी पेमेंट करनी होगी और 3 जो फर्दर बाद में क्लेम्स आए इनको भी करनी होगी। एडिशनल 4 एम्प्लॉइज मेड क्लेम्स बिफोर 30th June 2017 seeking compensation for the stress rather than any injury caused to them. If these claims succeed, the legal advisor is of the view that the estimated average cost of each payout would be rupees 0.7 million. However, according to the legal advisor, the chance that these employees will succeed is 30%. तो ये probable नहीं है, just इसके possibility है। For that reason हम यहाँ पर contingent liability record disclose करेंगे और फर्स्ट जो सिनेरियोस में प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। 80% of all such payouts are recoverable according to the terms of insurance policy। तो ये इसकी रीइंबर्समेंट डिस्कस हो रही है, जिसमें जहां हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे हैं तो वो रिकवरेबल हैं। इसका मतलब है कि प्रोबेबल है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो इसका हम फिर कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज कर देंगे। सो इस पे जो अब यानी कंटीजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज हो सकता है और प्रोविजन से रिलेटेड जो है हम रीइंबर्समेंट को भी डिस्कस कर सकते हैं, अज्यूमिंग दैट कि हमारी जो इंश्योरेंस है वो क्लियर कट है, तो फिर वर्चुअली सर्टन की सूरत में हम उस रीइंबर्समेंट को एक सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो अब इन इश्यूज़ को ज़रा 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, As on 30th June 2017, NPL should recognize a provision for 10 injured employees। अब 10 हमने किस तरह से लिए, 7 जिन्होंने ईयर एंड से पहले क्लेम किया, 3 जिन्होंने ईयर एंड के बाद क्लेम किया। Because at reporting date there is present obligation in respect of past event, injuries already explosion जो ईयर एंड से पहले हुआ था उसकी वजह से हो चुकी थी। NPL lawyers estimate the probability of NPL being declared negligent is 80%, जो कि प्रोबेबल को इंडिकेट करता है। देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टोटल पे आउट ऑफ ₹10 मिलियन। ये क्वांटिफिकेशन है कि 1 मिलियन फॉर ईच एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉयज इंटू 1 मिलियन, ₹10 मिलियन। अब बात करते हैं हम, ये जो थर्ड पॉइंट है रीइंबर्समेंट का, इससे रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 80% अमाउंट रिकवरेबल है, और इसका मतलब है कि वर्चुअली सर्टन है कि अगर क्लियर कट पॉलिसी है तो अकॉर्डिंग टू IAS 37 हमें एक सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए 8 मिलियन का। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में हम नेट अमाउंट भी शो कर सकते हैं कि जी 10 मिलियन हम पे करेंगे
और 8 मिलियन हमें रिसीव होंगे, तो हम वहाँ पर नेट एक्सपेंस ऑफ 2 मिलियन भी शो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ये सेकंड इशू जिसमें स्ट्रेस के लिए बात हो रही है। तो इसमें क्योंकि चांसेस जो हैं वो प्रोबेबल नहीं है, तो हम कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। एज पर लीगल एडवाइजर देयर इज ओनली 30% चांस दैट द क्लेम लॉज्ड अगेंस्ट द कंपनी फॉर अनड्यू स्ट्रेस विल सक्सीड, सो पेमेंट ऑफ ₹2.8 million is possible, not present obligation. Consequently, Provine is not required and NPL should disclose this amount as contingent liability, giving brief description of the event and estimate of financial effect. तो इसकी जो है हम कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, और इससे रिलेटेड जो रीइंबर्समेंट के चांसेस भी हैं उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये अगर अमाउंट हमें पे करनी भी पड़ी तो इसमें से 80% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाएगी। सो ये बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज सी पार्ट। ऑन 1 November 2016 a new law was introduced requiring all factories to install specialized safety equipment within 5 months. तो नवंबर में ये लॉ आया, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च एंड तक इसका मतलब है कि हमें इंस्टॉलेशन करनी थी। द इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹15 million वाज ऑर्डर्ड इन Feb 2017 टू बी इंस्टॉल्ड बाय 30th April 2017. However, the supplier delayed installation till 31st July 2017. On 5th August 2017, the company received a notice from authorities levying a penalty of 1.6 million, 0.4 million for each month during which the violation continued. It is probable that this penalty will be recovered from the supplier. अब पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर हम देखते हैं तो जो हमें पेनल्टी लगाई गई है वो किस मंथ से लगी है। अब यहाँ से अगर हम 5 मंथ्स कैलकुलेट करते हैं तो पहली बात तो ये कि जो ड्यू डेट थी वो थी 31st मार्च। तो पहला मंथ जो डिफ़ॉल्ट का है दैट इज़ अप्रैल, दूसरा है मई, तीसरा है जून, और फिर है जुलाई। तो ये 4 महीने हैं जिसमें हमारा जो ईयर एंड है वो जून एंड पर हो रहा है, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट हैं वो भी 3 महीने हैं। इसके बाद अगर हम सप्लायर से क्लेम करने की बात करते हैं तो सप्लायर के साथ तो हमारी डील ही 30th अप्रैल तक की थी, तो वो अप्रैल के मंथ के लिए तो हमें कंपनसेट नहीं करेगा, वो हमें कंपनसेट करेगा मई और जून के लिए। तो जो रीइंबर्समेंट है वो हमें मई की मिलेगी, जून की मिलेगी, या फिर जुलाई की भी मिल जाएगी, क्योंकि जो फाइनली जो इंस्टॉलेशन हुई है वो जुलाई एंड पर हुई है। बट वंस अगेन जुलाई जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, हम जो है 30th जून तक के अकाउंट्स को भी फाइनलाइज कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दिस हम अब डिस्कस करेंगे कि जो नोटिस हमें रिसीव हुआ है वो 4 मंथ्स का हुआ है, और जो सप्लायर से प्रोबेबल है इसका जाहिर बात है कंटीजेंट एसेट जो है वो डिस्क्लोज होगी। सो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। As on 30th June 2017, NPL should recognize expense of ₹1.2 million अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। जुलाई के मंथ को नहीं हमने शामिल किया क्योंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है। In relation to penalty for non-compliance of new law from 1st April to 30th June, because at the reporting date there is a present obligation कि आप डिफॉल्ट कर चुके थे ऑलरेडी और उसकी पेनल्टी पे करनी है, और जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है दैट इज नॉन कंप्लायंस, वो पास्ट इवेंट हो चुका था। तो ये पेनल्टी अमाउंट जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी करनी चाहिए, और एक्सपेंस और प्रोविजन भी इसकी रिकग्नाइज करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि रीइंबर्समेंट जो है वो प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टन नहीं है। तो रीइंबर्समेंट जो है वो हमें अप्रैल के मंथ की तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सप्लायर के साथ तो हमारी डील ही अप्रैल 30th तक की थी, तो उसमें हमें सिर्फ मई के मंथ की और जून के मंथ की मिलेगी। जुलाई की भी मिलेगी, लेकिन वंस अगेन वो इस वक्त स्कोप से आउट है। तो सिंस द रीइंबर्समेंट ऑफ पेनल्टी अमाउंट फ्रॉम द वेंडर इज प्रोबेबल, reimbursement of only 2 months, May and June, of 0.8 million बनती है, should be disclosed as contingent asset, giving brief description of the event and estimate of financial effect। तो हमने एक तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने ईयर एंड तक की कैलकुलेशन लेनी है। दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी वायोलेशन जो है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने की थी, जबकि जो सप्लायर है उसकी तरफ से जो हमारे साथ डिले था वो 3 महीने का था, मई, जून एंड जुलाई का। तो अप्रैल के मंथ में हमारी प्रोविजन तो रिकग्नाइज हो रही होगी, लेकिन उसका हम कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 37 में पास्ट एग्ज़ाम कर रहे हैं ऑटम 2020 और क्वेश्चन का टाइटल है सकून एयरलाइंस लिमिटेड। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की हम रीडिंग करते हैं। ऑन 16 जून 2020 एन एयरक्राफ्ट ऑफ सकून एयरलाइंस लिमिटेड SAL made an emergency landing near a factory building. Though all persons on board were safe, the nearby factory was damaged. As a result, 2 factory workers lost their lives and 5 workers were injured. After 1 week of this incident, SAL CEO informed in a press conference that SAL will pay rupees 1.5 million for each loss of life and rupees 1 million for each injured worker. तो ये तो हमारी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाती है और इसकी हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे। अब ये नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि CEO की तरफ से कमिटमेंट है इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो दैट क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन पार्ट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द इवेंट। On 8 July 2020, the factory owner filed a claim of rupees 25 million for factory damages. The case is still pending. However, SAL's legal advisor is of the view that there is 70% probability that the amount of damages would be rupees 20 million and 30% probability that the amount would be rupees 15 million. तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि एक प्रोविजन जो है वो रिकग्नाइज हमें करनी पड़ेगी। अब प्रोविजन हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, आल दो के जो क्लेम है वो ईयर एंड के बाद हुआ है, लेकिन ये एक एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट होगा क्योंकि जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है विच इज़ बेसिकली द एक्सीडेंट वो ईयर एंड से पहले हो रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम बात करेंगे कि हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी है तो हम 15 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे, हम 20 मिलियन की रिकग्नाइज करेंगे क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्लिगेशन है और इसमें मोस्ट लाइकली आउटकम जो है 70% चांस जो है वो मोस्ट लाइकली आउटकम है, तो उसको यूज़ किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें कि ड्यू टू दिस इंसिडेंट द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स एंड कंसिक्वेंटली SAL कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनीमोर। द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन मंथली रेंटल ऑफ $0.5 million for 10 months expiring on 31st October. As per lease agreement, if the aircraft faces any accident, SAL is required to pay monthly rentals to the lessor, यानी जिससे हमने लीज पर लिया हुआ है उसको हमें मंथली रेंटल देने पड़ेंगे टिल सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जब तक इनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल जाता। उनको इंश्योरेंस क्लेम मिला 31 अगस्त को, तो जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स के लिए हमें रेंटल पे करना पड़ेगा, तो उसकी भी एक प्रोविजन क्रिएट होगी फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक ऐसी लीज है जिसमें अब हम प्लेन तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 2 मंथ्स का रेंटल पे करना पड़ेगा। रेंटल जो है वो क्योंकि US डॉलर्स में है तो इसको हम फिर सूटेबल एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है ट्रांसलेट भी कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, रिक्वायरमेंट है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट IFRS, बेसिकली तो आईएस 37 ही है ऑल टुगेदर, थोड़ी सी इंप्लीकेशन इसमें आईएस 21 की भी बन जाती है जहां हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। डिस्कस हाउ द अबव इशूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ SAL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे तो इसके अंदर जो हैं वो पार्ट्स नहीं बने हुए, लेकिन अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए शुरू किया जाए तो पहला पार्ट इस सिनेरियो का बन जाता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो हम इनको 1 बाय 1 हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया, लेकिन स्पेसिफिकली अब 1 बाय 1 इसमें से हर इशू को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो हमने CEO ने कमिटमेंट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1.5 मिलियन फॉर ईच लॉस ऑफ लाइफ एंड 1 मिलियन फॉर ईच इंजर्ड वर्कर। तो यहाँ पर जो लॉस इंजरीज ऑफ वर्कर्स है उस पर CEO की कमिटमेंट की वजह से एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कि आप कंपनसेट करेंगे फैक्ट्री वर्कर्स को, और फॉर दैट रीज़न टोटल 8 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए। 2 डेथ्स इंटू 1.5 मिलियन जैसे यहाँ पर एग्री हुआ है, और 5 इंजरीज इंटू 1 मिलियन। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो 8 मिलियन की अमाउंट बनती है, एंड दिस प्रोविजन शुड बी रिकग्नाइज बिकॉज देयर इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ऑन 8 जुलाई the factory owner filed a claim of rupees 25 million for factory damages. The case is still pending. However, SAL's legal advisor is of the view that there is 70% probability that the amount would be 20 million and 30% probability के 15 million. Once again, बेशक claim year end के बाद हुआ है, still ये एक adjusting event होगा और most likely outcome की बेस पर हमें 20 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। तो फैक्ट्री डैमेजेस के ऊपर हम
क्लेम जो है वो बेशक ईयर एंड के बाद हुआ है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो है वो ईयर एंड से पहले हो चुका था, तो एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करेंगे नंबर 1। नंबर 2 ये कि एज़ पर द एडवाइस ऑफ लीगल एडवाइज़र हमें जो लाइबिलिटी है वो पे करनी पड़ेगी। अमाउंट अनसर्टन है, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें मोस्ट लाइकली आउटकम यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्लिगेशन है, तो 20 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इशू है वो ये है कि ड्यू टू दिस इंसिडेंट एयरक्राफ्ट वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स एंड कंसिक्वेंटली एसएल कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट। लेकिन एयरक्राफ्ट लीज पर लिया था और हमें 2 मंथ्स के रेंटल जो हैं उसके अभी भी देने हैं, तो 0.5 मिलियन, वंस अगेन इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं दोबारा। ड्यू टू दिस एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स, अब एयरक्राफ्ट हमारे यूज में नहीं आ सकता, एंड कंसिक्वेंटली एसएल कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनीमोर। द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन लीज, अब हमारी ऑनरशिप में नहीं था, हमने लीज पर लिया हुआ था, on monthly rental of 0.5 million for 10 months expiring on 31st October. As per lease agreement, if the aircraft faces any accident, SCL is required to pay monthly rentals to the lessor till settlement of insurance claim. Insurance claim was settled on 31st August. तो बेसिकली हमें जुलाई और अगस्त का रेंटल पे करना है। तो पहला इशू तो ये है कि एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं हो सकता, रेंटल अभी भी पे करना है, तो ये हमारे लिए एक ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो 1 मिलियन यूएस डॉलर की हमारी जो है प्रोविजन फॉर ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बननी चाहिए। तो एयरक्राफ्ट की लीज पर 0.5 इंटू 2 मंथ्स 1 मिलियन डॉलर की हम एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे इन रेंटल्स के लिए प्रोविजन के तौर पे, और क्योंकि विद इन 2 मंथ्स ये सेटल हो जानी है तो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि हम तो पाक रुपीज़ के अंदर भी हमें कन्वर्ट करना है, तो IS-21 अप्लाई करते हुए हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट अप्लाई करेंगे, विच मीन्स कि हमें स्पॉट रेट यूज़ करना है ईयर एंड का। 30 जून 2020 पर जो स्पॉट मार्केट रेट है उसको हम अप्लाई करेंगे, तो जो भी रेट होगा उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट कोट होता है, तो वो जो अमाउंट आएगी पाक रुपी में उतनी की हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी होगी। जब एक्चुअली प्रोविजन सेटल होगी आफ्टर द ईयर एंड, तो फिर जो डिफरेंस होगा वो IS-21 के मुताबिक एक्सचेंज डिफरेंस को एज अ गेन और लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज दिस इज वुड बी फाइनली सेटल्ड, तो ये प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो इफेक्ट चला जाएगा। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS-37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2018 से। मेलन लिमिटेड 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज़ 15 Feb 2018। तो हम ईयर एंड से लेके 15 Feb 2018 तक के जो इवेंट्स होंगे उनको कंसीडर करेंगे। Melon Limited is in the process of finalizing its financial statement for the year ended 31st December 2017। तो इसका मतलब है कि हमारा ईयर एंड जो है वो 31st दिसंबर 2017 है, और उससे लेकर 15 Feb तक के हमने इवेंट्स को कंसीडर करना है। इसके बाद हमें जो इवेंट्स दिए हुए हैं, 4 इवेंट्स बताए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और फिर रिक्वायरमेंट है कि डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स शुड बी डेल्ट विद इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2017। तो हर मैटर पर हमने डिस्कशन करनी है कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे डील करना चाहिए। तो 1 बाय 1 इनमें से हर मैटर को देखेंगे। तो पहला इशू जो है दैट इज ML अंडरटुक अ सेल्स कैंपेन इन दिसंबर 2017। तो कैंपेन जो है वो ईयर एंड से पहले हुई, whereby customers can avail 20% discount on purchase of its new product by presenting a coupon which formed part of newspaper advertisements. The offer is valid from 1st January 2018 to 28 Feb 2018. सो जो ये ऑफ़र है उसमें 1 जनवरी से लेके 28 फेब तक जो है स्कीम चलेगी। सो फॉर डिस्काउंट ऑफ ₹4.5 मिलियन यानी 15 फेब तक 1.5 मंथ हो चुका है हैव बीन अवेल्ड, एंड द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ ₹3 मिलियन विल बी गिवन बिफोर द एंड ऑफ स्कीम यानी 28 फेब तक। अब यहाँ पर इशू ये है कि इसको डील कैसे करना चाहिए। तो बात ये है कि आपकी कैंपेन दिसंबर में हो चुकी थी ईयर एंड पर, लेकिन आपकी जो सेल है वो ईयर एंड तक नहीं हुई थी, सेल्स जो है वो ईयर एंड के बाद शुरू हुई है। तो इस फैक्टर को जहन में रखते हुए
हमारा जो आंसर बनेगा वो ये है कि हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है ईयर एंड पर, और ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो इस सिचुएशन में है वो एक्चुअल सेल्स होती है रादर देन पब्लिशिंग ऑफ कूपन इन न्यूज़पेपर। तो एक्चुअल सेल्स जो है वो ईयर एंड के बाद हुई है, इसलिए ईयर एंड पर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और इसी वजह से हमें ये कह लें कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा, और इसलिए ना कोई प्रोविजन रिकग्नाइज करने की जरूरत है, ना कोई कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, सेकंड जो सिनेरियो इसमें गिवन है वो है कि ऑन 15 दिसंबर 2017 बिफोर ईयर एंड अ मशीन वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹3.5 million to Raspberry Limited RL for cash. However, as per agreement, ML was also entitled to additional amount of ₹1.5 million, यानी 3.5 तो कैश में मिल गए, 1.5 million मजीद मिलेंगे, which is dependent upon passing certain production test आफ्टर इंस्टॉलेशन एट RL's premises, यानी जो हमारा क्लाइंट है उसके प्रीमिसेस पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी, फिर वो कुछ टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमें 1.5 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे। On 25th January 2018, RL confirmed that the required production testing had successfully been completed, यानी वो जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हो गए, और इसका मतलब है कि अब हमें एडिशनल 1.5 मिलियन मिलने हैं। अब हमारी जो सेल है वो ईयर एंड से पहले हो चुकी थी, सिर्फ उसके जो चीज आइटम का टेस्ट है वो ईयर एंड के बाद हुआ है, तो ये नेचर वाइज एक एडजस्टिंग इवेंट है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि जो सेल प्राइस है वो ईयर एंड के बाद, सेल ऑलरेडी हो चुकी है ईयर एंड से पहले, सेल प्राइस अगर बाद में भी हम एडजस्ट कर रहे हैं कि वो 3.5 होगी या 1.5 ऐड करके टोटल 5 मिलियन हो जाएगी, तो वो एक एडजस्टिंग इवेंट है अंडर IAS 10। सो सेल ईयर एंड से पहले हुई है, इसलिए ये एक एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होगा। अब इसमें एडजस्टमेंट ये बनती है कि रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए 1.5 मिलियन का, और दूसरा इंपैक्ट ये है कि क्योंकि जब रिसीवेबल आप डेबिट करेंगे तो क्रेडिट में आप कोई ना कोई सेल या इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो जो गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है वो भी अकॉर्डिंगली इस 1.5 मिलियन को कंसीडर करके कैलकुलेट होना चाहिए, सिर्फ 3.5 मिलियन की वैल्यू पे नहीं, बल्कि 3.5 मिलियन और 1.5 मिलियन दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर हम गेन और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। इन शॉर्ट 1.5 मिलियन से आपका गेन या प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड सिनेरियो है कि ऑन 10 दिसंबर 2017, वंस अगेन बिफोर ईयर एंड, अ वर्कर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ ₹2.5 मिलियन एंड एलिज्ड वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ ML, के जी कंपनी ने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया और उस पर 2.5 मिलियन का क्लेम फाइल कर दिया है। एज ऑफ 31 दिसंबर द लीगल एडवाइजर ऑफ द ML एडवाइज दैट देयर वाज ओनली अ रिमोट पॉसिबिलिटी, ईयर एंड पे बताया कि जी रिमोट पॉसिबिलिटी है दैट द कोर्ट वुड अवॉर्ड एनी कंपनसेशन टू द वर्कर, और रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है कि हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए। However, the case is still pending. However, ML's legal advisor now believes that there is a 40% chance that the court could award compensation of ₹2 million to the worker. अच्छा, अब लॉयर ने अपना जो कह लें कि ओपिनियन है उसको अपडेट किया है, और पहले वो कह रहे थे रिमोट पॉसिबिलिटी है यानी लेस देन 5% चांस, अब वो कह रहे हैं कि जी 40% चांस तकरीबन है। स्टिल प्रोबेबल तो नहीं है, तो प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए अगर हम इस 40% को कंसीडर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमें इस इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना चाहिए, एंड द आंसर इज यस, हमें बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। IAS 10 की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद रिसीव होती है लेकिन वो उन कंडीशन से रिलेटेड है जो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, तो हमें अपडेट करना है अपने डिस्क्लोजर्स को इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंगली एक कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए, और 2 मिलियन का जो उसके अंदर फाइनेंशियल इफेक्ट है वो भी डिस्क्लोज करना चाहिए। फोर्थ सिचुएशन है हमारे पास, इन नवंबर 2017 वंस अगेन बिफोर ईयर एंड एज पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एन ऑप्शन ऑफ अर्ली रिटायरमेंट इन एक्सचेंज फॉर अ वन ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1 मिलियन वाज ऑफर्ड टू ईच एम्प्लॉय एज्ड अबव 50 ईयर। तो हर उस एम्प्लॉय को जिसकी एज 50 ईयर से ज़्यादा थी उसको 1 मिलियन का एक ऑफर की कि भाई आप अगर अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपको 1 मिलियन की पेमेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट 25 एम्प्लॉयज वुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो टोटल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी 25 एम्प्लॉइज ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज टिल 31 मार्च 2018, तो अभी तो उसमें टाइम बाकी है, आधा टाइम हुआ है, और अभी आज की डेट के हिसाब से हमारा कुछ टाइम बाकी है। 10 employees have already opted for the scheme till 31st December. Further 6 employees have opted for the scheme after year end.
तो हमें कितने की एम्प्लॉयज़ पर इसकी प्रोविजन कंसीडर करनी चाहिए। एक तो बात यह है कि इसकी प्रोविजन तो रिकग्नाइज करनी चाहिए क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन कर चुके हैं इसकी वो ईयर एंड से पहले कर चुके हैं। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम टोटल लेंगे 25, यानी ईयर एंड पर जो हमारा एस्टिमेट था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उसको बेस बनाएंगे। अब कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑलरेडी ऑप्शन ले चुके हैं ईयर एंड से पहले, कुछ ने ईयर एंड के बाद लिया, कुछ अभी मजीद इसमें ले लेंगे, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन 25 की है हम उसी को यूज़ करेंगे। कॉस्ट रिलेटेड टू द रीस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट वन ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉयज हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, यानी जो इसके अलावा अमाउंट्स हैं उनको ऑलरेडी प्रोविजन रिकग्नाइज हो चुकी है, तो सिर्फ हमने इस अमाउंट को देखना है। तो हमें 25 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ ने ऑलरेडी ऑप्ट किया है और जो है कितनों ने नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कि ईयर एंड पर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी, या अब ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि ऑब्लिगेशन हमारी ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी। जितने भी एम्प्लॉयज़ अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें उनकी बेसिस पर। सो हमारा आंसर होगा कि अनाउंसमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान टू दोज एम्प्लॉयज हु वुड बी अफेक्टेड बाय द प्लान रेजेस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, क्योंकि जब हमने अनाउंस कर दिया इस प्लान को तो हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान 25 एम्प्लॉयज़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये ऑफर लेंगे, इसलिए हमें 1 मिलियन इंटू 25 एम्प्लॉयज़ 25 मिलियन रुपीज़ की जो है प्रोविजन लाइबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए फॉर द एम्प्लॉयज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हैव ऑलरेडी ऑप्टेड, यानी कितनों ने ऑलरेडी किया इसको देखे बगैर एक्सपेक्टेशन को बेस बनाकर हम रिकग्नाइज करेंगे। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 10 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वॉलनट लिमिटेड, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वॉलनट लिमिटेड इज़ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इसके बाद हमें कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं जो कि रिपोर्टिंग पीरियड है 31 दिसंबर 2015, जिसको हमने ध्यान में रखना है। तो देयर आर टोटल ऑफ 6 इवेंट्स, 1 2 3 देन 4 5 एंड 6। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वॉलनट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। सपोर्ट योर आंसर इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम 1 बाय 1 इसमें से हर इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। तो पहला इवेंट है कि ऑन 15 जनवरी 2016, यानी ईयर एंड के जस्ट 15 दिन के बाद, one of WL's competitors announced launching of an upgraded version of DVD players. WL's inventories include a large stock of existing version of DVD players which are valued at rupees 15 million. Because of the introduction of the upgraded version, the NRV of existing version in WL's inventory at year end has reduced to 12.5 million. तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इवेंट क्या एडजस्टिंग इवेंट होगा या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो अपेरेंटली दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट एज इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन जो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी। अब कंपेटिटर ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है या प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दी है हमारी इन्वेंट्री की, वो बेशक ईयर एंड के बाद की है, लेकिन कंपेटिटर की तरफ से जो एक्शंस हैं वो ओवरनाइट नहीं होते, वो अकर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मे बी उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, तभी उन्होंने ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सके होंगे। तो इसमें हमें एडजस्टिंग इवेंट इसको ट्रीट कर लेना चाहिए। अब एडजस्टमेंट के तौर पर हम जब अपनी इन्वेंट्री को 15 मिलियन से 12.5 मिलियन पे राइट डाउन करेंगे तो 2.5 मिलियन का जो राइट डाउन का लॉस है वो रिकग्नाइज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इन्वेंट्री को 12.5 मिलियन पर वैल्यू करना चाहिए एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NR। सेकेंड सिनेरियो है कि ऑन 20 दिसंबर 2015, यानी ईयर एंड से थोड़ा सा पहले, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द डिवीजन विच इंपोर्ट्स एंड सेल्स मोबाइल सेट्स। द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 29 दिसंबर, यानी ईयर एंड से पहले आप कम्युनिकेट भी कर चुके हैं। हाउएवर द बिजनेस वाज एक्चुअली क्लोज्ड ऑन 29 फरवरी 2016। तो अब यहाँ पर ईयर एंड पर ऑब्लिगेशन तो एग्जिस्ट करती थी, कम्युनिकेशन भी हो चुकी थी, और साथ के साथ जो है इस डिसीजन से रिलेटेड डिसीजन भी हो गया है और कम्युनिकेशन भी हो गई है। अब एक्चुअल काम ईयर एंड के बाद भी हो रहा है, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है।
नेट कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द क्लोजर ऑफ दिस डिविजन्स वर एज फॉलोज, जिसमें रिडंडेंसी कॉस्ट हैं, स्टाफ ट्रेनिंग है, ऑपरेटिंग लॉसेज हैं और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ईयर एंड पर कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी और IAS 10 के साथ साथ अगर IAS 37 को भी अप्लाई करें तो उस हिसाब से भी जो है रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो कंडीशंस ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, स्पेशली बिकॉज कम्युनिकेशन कर दी गई थी इवेंट की और कि डिवीजन जो है वो क्लोज होगा, तो लाइबिलिटी भी एग्जिस्ट करती थी कि ये कॉस्ट आप पे करेंगे। अब प्रोविजन IAS 37 के अंदर जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ रिडंडेंसी कॉस्ट की रिकॉर्ड करेंगे, स्टाफ ट्रेनिंग, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट। ये 3 ऐसे आइटम हैं जो IAS 37 में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड हैं कि एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल हो, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज हो या स्टाफ ट्रेनिंग हो, इस पे आप प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं कर सकते। अब स्टाफ ट्रेनिंग की रीजंस तो ये हैं कि वो क्लोजर के लिए ज़रूरी नहीं होती या रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ज़रूरी नहीं होती, बल्कि वो आपको जो है इससे अनस्किल्ड स्टाफ को आप हायर करके लो कॉस्ट पे उनकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। ऑपरेटिंग लॉसेज जो हैं वो फ्यूचर के इवेंट्स की वजह से राइज होते हैं, तो वो ईयर एंड पर उनकी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल भी जो है वो प्रोविजन में से लेस नहीं किया जाता। सो नेक्स्ट इवेंट है ऑन 16 जनवरी 2016, मीन्स जस्ट 16 days आफ्टर द ईयर एंड, LED TV सेट्स वैल्यूइंग ₹3 million वर स्टोलन फ्रॉम अ वेयरहाउस। These sets were included in WL's inventory as at 31st December 2015। ये क्लियरली नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि जो थेफ्ट है वो क्लियरली ईयर एंड के बाद हो रही है और ईयर एंड पर ये इन्वेंट्री जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होनी चाहिए और आपके पास ये इन्वेंट्री मौजूद थी। हाउएवर ये जो 3 million की अमाउंट है, अगर ये एंटिटी के लिए मटीरियल है तो फिर इसको डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अनलेस कि आप कहते हैं कि जो आपका लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरेबल है। इन दैट केस इट इज़ पॉसिबिलिटी कि ये आपके लिए मटीरियल ना हो और फिर आपको कोई डिस्क्लोजर ना देना पड़े। फोर्थ सिचुएशन है कि WL owns 9,000 shares of a listed company whose price as on 31st December 2015 was ₹22 per share. During Feb 2016, the share price declined significantly after the government announced a new legislation which would adversely affect the company's operation. No provision in this regard has been made in the draft financial statement। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जब ईयर एंड के बाद कमी हो रही है तो वो क्लियरली फेयर वैल्यू के अंदर चेंज ईयर एंड के बाद वाले इवेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरह जो लेजिस्लेशन है वो ईयर एंड के बाद ही अनाउंस हो रहा है। तो फॉर दैट रीज़न ये इवेंट जो है ये नॉन एडजस्टिंग है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एडजस्टमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट खासतौर पे IAS 10 में भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा और लेजिस्लेशन भी क्योंकि ईयर एंड के बाद हुआ है तो ये एक पास्ट इवेंट नहीं है। तो अगर हाँ नॉन एडजस्टिंग इवेंट होने के बावजूद अगर ये अमाउंट इसकी मटेरियल है एंटिटी के लिए तो फिर इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट का। फिफ्थ सिचुएशन है कि ऑन 31st जनवरी 2016 यानी 1 month आफ्टर द ईयर एंड अ कस्टमर अनाउंस्ड वॉलंटरी लिक्विडेशन, यानी जो कस्टमर है उन्होंने अपनी बिजनेस को क्लोज करने के बारे में सोचा है। ऑन 31st दिसंबर दिस कस्टमर ओड ₹1.5 million, तो ईयर एंड पर इन्होंने हमारे कुछ पैसे देने थे। अब ये एक एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि ये उन सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी। इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर और कस्टमर जो है या उनकी इनेबिलिटी टू पे जो है ये यूजुअली बिल्ड होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये अज्यूम किया जा सकता है कि वो ऑलरेडी ईयर एंड पर ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। कोई क्लियर हमें इवेंट बताया होता है कि ईयर एंड के बाद ऐसा हुआ है तो फिर हम उसको फॉलो करते। सो राइट नाउ अगर हम समझते हैं कि जी पूरे 1.5 मिलियन की रिकवरी में शो होगा तो फिर पूरे 1.5 मिलियन की, और अगर इसमें से कुछ पैसे मिल सकते हैं तो वो नेट करके एक बैड डेट एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना चाहिए। Then we have last situation on 15 Feb 2016, WL announced final dividend for the year ended 31st December 2015 comprising 20% cash dividend and 10% bonus share issue करेंगे for its ordinary shareholder। तो ये ईयर एंड के बाद अनाउंसमेंट हो रही है। डिविडेंड जो है वो क्लियरली नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तभी ऑब्लिगेशन बनती है, उससे पहले वो एंटिटी की ऑब्लिगेशन नहीं होती। सो इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट और क्योंकि जो अनाउंसमेंट है वो आफ्टर द ईयर एंड हो रही है और नो ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड है। डिविडेंड की डिटेल और इशू ऑफ बोनस शेयर्स ये डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए मटेरियल हैं क्योंकि शेयर होल्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और इनका डिस्क्लोजर देने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद IAS 1। So that's all for today. Have a good day.